तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एस उत्कोश में या एस कक्षक में प्रवेश करेगा वो एस ग्रुप के तत्व कहलाते हैं। एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसलिए एस ग्रुप के 2 वर्ग हैं जिनको आप मेंडलीव की आवर्त सारणी में नाम दे रहे हो रोमन अक्षरों में, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, और आधुनिक आवर्त सारणी में आप इसको नाम दे रहे हो ग्रुप संख्या 1 और ग्रुप संख्या 2, जो आपके अरबिक न्यूमरल्स के अंदर लिखा हुआ होता है। फर्स्ट ए के तत्वों को आप क्षार धातु तत्व कहते हो और सेकंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। अब क्षार धातु तत्व कौन कौन से हैं? जिनमें आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आ जाते हैं। और क्षारीय मृदा धातु तत्व कौन से हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाते हैं। अब यहाँ पर खास बात ध्यान में जो देने की है कि हाइड्रोजन एस ग्रुप का एलिमेंट तो है, लेकिन हाइड्रोजन को क्षार धातु तत्व नहीं माना जा सकता क्योंकि ये अधात्विक प्रकृति का है। और बेरिलियम को आप क्षारीय मृदा धातु तत्व नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि फर्स्ट ए के तत्वों को क्षार धातु तत्व क्यों कहते हैं? तो देखो, इसमें भी धातु आया, इसमें भी धातु आया, मतलब इनकी जो नेचर है वो मेटेलिक है। मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, धात्विक बंध ये बनाते हैं, इसलिए धात्विक प्रकृति के तो हैं, लेकिन इनको क्षार धातु कह रहे हो और इनको क्षारीय मृदा धातु कह रहे हो। तो क्षार धातु तत्व कहने का जो कारण है वो कारण क्या है कि इनका जो जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। जो फर्स्ट ए के तत्व हैं उनका जलीय विलयन, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये जल से क्रिया कर लेते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड का आपको पता है कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे देते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो किस तरह की प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्षार धातु तत्व कहते हैं। जबकि इनको क्षारीय मृदा धातु तत्व कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि इन तत्वों के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही क्या हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं, लेकिन साथ में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में, या अर्थ क्रस्ट को हम कहते हैं भूपर्पटी में पाए जाते हैं, यानी अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, जिनको जमीन से आप खोद करके निकालते हैं माइनिंग की प्रोसीजर के द्वारा। तो इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए फर्स्ट ए के तत्वों को क्या बोलते हैं? क्षार धातु तत्व कहते हैं। और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये कैसे हैं? क्षारीय प्रकृति के, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं? भूपर्पटी में या अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनको माइनिंग के प्रोसीजर के द्वारा खोद करके निकाला जाता है। और ये आप जानते हो कि जिनको हम पृथ्वी से खोद करके निकालते हैं उनको खनिज बोलते हैं, और इन खनिजों से फिर क्या करते हैं? बहुत ही कम लागत में और सुविधापूर्वक तरीके से आप धातुओं का निष्कर्षण करते हो, तो ज्यादातर ये कंबाइंड स्टेट में या अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो इनके बारे में एक नॉर्मल आपके इंट्रोडक्शन रहता है कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई ये जैसे भी हो, चाहे इनके ऑक्साइडों के रूप में हो, हाइड्रोक्साइडों के रूप में हो, ये भूपर्पटी में पाए भी जाते हैं, तो इनकी उपलब्धता क्या है, अकरेंस क्या है, किस किस रूप में पाए जाते हैं, कौन सी नेचर के रूप में पाए जाते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है एस ग्रुप तत्वों की उपलब्धता या अकरेंस, कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एस ग्रुप के तत्व हैं, एस ग्रुप के तत्व ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। मुक्त अवस्था का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? फ्री स्टेट, यानी अकेले नहीं पाए जाते, परमाणु अवस्था में नहीं हो सकते हैं कभी भी। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसका कारण क्या है? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, यानी इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो उच्च होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। और जो तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होगा वो क्या
क्या करेगा, वो किसी दूसरे तत्व के साथ में क्रिया करेगा और यौगिकों का निर्माण कर लेगा। तो इसका यही मेन रीजन ये होता है कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है। अब यदि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ये संयुक्त अवस्था में या कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब संयुक्त अवस्था में पाए जाते होंगे तो किन किन रूपों के अंदर, किन किन यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं? तो इसमें भी हम दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपके जो क्षार धातु हैं वो कौन सी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और क्षार मृदा धातु तत्व हैं वो कौन सी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो जो क्षार धातु हैं वो आमतौर पर आपके पास में हैलाइडों के रूप में पाए जाते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं, ये बोरेट के रूप में पाए जाते हैं, ये सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर इन रूपों में, इन तत्वों के साथ में क्रिया करके और इस तरीके के अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो हैलाइडों के रूप में होंगे, नाइट्रेट के रूप में होंगे, बोरेट के रूप में होंगे, सिलिकेटों के रूप में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। जबकि क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं वो मुख्यतया किस रूप में पाए जाते हैं? ये कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं, सल्फेटों के रूप में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हम कुछ मात्रा में ये सिलिकेट के रूप में भी पाए जाते हैं और फॉस्फेट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु हैं वो मोस्टली हैलाइडों में नहीं होते, नाइट्रेटों के रूप में भी नहीं होते, लेकिन क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं वो कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट और फॉस्फेटों के रूप में पाए जाते हैं। ये इनकी संयुक्त अवस्थाएं आपके पास में होती है। इसके अलावा और हम चीज की बात करें कि इन तत्वों के, चाहे वो एस ब्लॉक के तत्व हो, क्षार धातु हो, चाहे क्षारीय मृदा धातु, इन तत्वों के आयनों का आकार है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इनके आयन में अंतर बहुत होता है, कुछ आयन है वो छोटे होते हैं, कुछ आयन है वो बहुत बड़े होते हैं। तो आयनों के अलग अलग आकार के कारण ये कभी भी हमेशा एक साथ इस तरीके से टुगेदर नहीं हो सकते कि एस ब्लॉक का तत्व किसी एस ब्लॉक के तत्व के साथ में यौगिक बना ले, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। या क्षारीय मृदा धातु है वो किसी दूसरी क्षारीय मृदा धातु के साथ में यौगिकों का निर्माण कर ले, ऐसी संभावना बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके आयनों के अलग अलग आकार के कारण, अलग अलग आकार के कारण ये एक साथ नहीं पाए जाते। अब एक साथ नहीं पाए जाने का मतलब ये नहीं कि संयुक्त अवस्था में नहीं होते। संयुक्त अवस्था में ये क्या करते हैं, एक तत्व किसी दूसरे अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ में कंबाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर खुद के साथ में यौगिक नहीं बनते। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, और वो अपवाद कौन से हैं? एक अयस्क का नाम सुना होगा आपने, डोलोमाइट। ये डोलोमाइट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का डबल कार्बोनेट होता है, द्विकार्बोनेट होता है। तो इसका मतलब है CaCO3 और MgCO3। तो अब इसमें देखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम संयुक्त अवस्था में हो गए। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्या हैं? क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं। तो हमने तो कहा कि ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आयन अलग अलग आकार के हैं इनके, लेकिन फिर भी ये पाए जाते हैं। इस तरीके से डोलोमाइट का एग्जिस्टेंस होता है। इसी तरीके से एक यौगिक पड़ा होगा KCl MgCl 6H2, इस यौगिक को बोलते हैं कार्नेलाइट। अब देखो पोटेशियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कार्नेलाइट क्या है? पोटेशियम और मैग्नीशियम का डबल हैलाइड, क्लोराइड है और जल योजित हैलाइड है आपके पास में। तो डोलोमाइट और कार्नेलाइट इस प्रकार के अयस्क हैं जिनके अंदर आपके पास में क्या होते हैं, ये टुगेदर पाए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कभी भी ये एक साथ नहीं हो सकते। इसके अलावा और अकरेंस कहाँ पर होती है? आमतौर पर यदि हम देखें
कि सोडियम जो होता है या जो मैग्नीशियम होता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं, खारे पानी में या समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो इसी कारण से समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। तो फर्स्ट है कि और भी तो एलिमेंट है वो पाए जाते होंगे ग्राउंड वाटर के अंदर, बिल्कुल पाए जाते हैं। पोटेशियम भी तो पाया जाता है, लेकिन खारे पानी में कभी भी पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता। जब भी हमें कहा जाए कि समुद्री पानी में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है, पोटेशियम क्लोराइड की नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम को लवणों के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि सोडियम को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और सोडियम कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और खारा पानी में बदल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं उसी के कारण से समुद्री जल जो वो खारा होता है, जबकि उसमें कभी भी पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता। और वो इस कारण से नहीं होता कि पोटेशियम का अवशोषण है वो पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा खनिजों के रूप में कर लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें क्षार धातुओं के अंदर सबसे अंतिम तत्व है आपका वो कौन सा है? फ्रांसियम। और फ्रांसियम को हम ये कहते हैं कि ये कैसा तत्व होता है? ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और जो फ्रांसियम जो बनता है वो किसके रेडियो एक्टिव विघटन से बनता है सर? ये फ्रांसियम बनता है एक्टिनियम से। और एक्टिनियम होता है आपके पास में 89 और 227 इसका मास नंबर होता है। जब इसका विघटन हो जाता है तो इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है, और अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का नाभिक। तो एक हीलियम का मॉलिक्यूल यदि यहाँ से बाहर निकल गया तो ये बनेगा 87 फ्रांसियम 223। इस तरीके से फ्रांसियम का निर्माण होता है। तो फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और फ्रांसियम का निर्माण किसके रेडियो एक्टिव विघटन से होता है? एक्टिनियम के टूटने से। और एक्टिनियम जब टूटेगा तो क्या करेगा? एक अल्फा पार्टिकल या एक अल्फा कण बाहर निकालेगा। उस अल्फा कण के बाहर निकलने से जो इसका जो आइसोटोप बनेगा वो क्या बनेगा? 87 फ्रांसियम 223। देखो यहाँ से 2 कम हो जाएंगे और यहाँ से 4 कम हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है तो ये टूट जाएगा किसमें? फ्रांसियम। और जो फ्रांसियम होता है इसकी खास बात ये है कि ये आपके पास में लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप होता है। यानी ये ऐसा आइसोटोप है या ऐसा समस्थानिक है जिसका अर्ध आयुकाल सबसे ज्यादा होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला आपका आइसोटोप है वो कौन सा है रेडियो एक्टिव? वो फ्रांसियम होता है। और फ्रांसियम का जो हाफ लाइफ है या अर्ध आयुकाल है वो लगभग 21 मिनट होता है। यानी हर 21 मिनट के बाद में इसकी जो मात्रा है वो अपनी इनिशियल अमाउंट की आधी रह जाएगी। ये इसकी खास बात होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें क्षारीय मृदा धातुओं में, तो क्षारीय मृदा धातुओं में भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है साथियों। और वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो एक बहुत ही फेमस रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, और वो कौन सा है? रेडियम। और ये रेडियम से आपके 2 साइंटिस्ट संबंधित हैं। वो कौन से साइंटिस्ट हैं? एक तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने इस रेडियम की डिस्कवरी करी। ये एक रेडियो, और इस रेडियम के कारण से रेडियम, अब देखो आपने ये देखा कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होता है तो वहां से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं। तो रेडियम से भी क्या हो रहा था? कुछ अल्फा पार्टिकल वगैरह इस तरीके के पार्टिकल निकले जो बहुत ही हानिकारक होते हैं त्वचा के लिए। तो मैडम क्यूरी जब इस एक्सपेरिमेंट को कर रही थी तो उनको पता नहीं था कि इस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल से कुछ इस तरीके की विकिरणें करती हैं, तो वो उनके शरीर में फिर कैंसर का कारण बनी, और इसी कारण से आगे चल करके उनकी डेथ हुई। और इसी तत्व की खोज के कारण, और इसके साथ में एक तत्व था पोलोनियम जो ऑक्सीजन फैमिली में आता है। तो रेडियम और पोलोनियम की खोज है वो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने करी थी, और ये रेडियो एक्टिव डीके से इसी तरीके से बनाया। और इसी कारण से 1911 में मैडम क्यूरी को आपके रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। एकमात्र ऐसी साइंटिस्ट हैं और एकमात्र ऐसी लेडी साइंटिस्ट हैं
जिनको 2 बार 2 अलग अलग विषयों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला, एक बार फिजिक्स के लिए मिला। आज तक एकमात्र ऐसी साइंटिस्ट हैं जो 2 अलग अलग सब्जेक्टों के लिए नोबेल पुरस्कार विनर हुए। और इसी रेडियम का उपयोग है वो कहाँ पर किया गया था? उस समय कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी में किया गया था। लेकिन आजकल इसके स्थान पर किसका यूज किया जाता है? उस थेरेपी में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। उस समय किया गया था रेडियम का। तो रेडियम ऐसा क्षारीय मृदा धातु तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, और फ्रांसियम है वो ऐसा क्षार धातु तत्व है जो क्या है? रेडियो एक्टिव। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट ए में और सेकंड ए का जो लास्ट एलिमेंट है वो कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और उसमें सबसे ज्यादा अर्धआयुकाल वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कौन सा है? 87 फ्रांसियम 223 है, जिसकी हाफ लाइफ है वो कितनी होती है? 21 मिनट होती है। 21 मिनट इसकी अर्धआयुकाल होती है, और ये सबसे ज्यादा अर्धआयुकाल है किसी भी आइसोटोप की। तो ये तो इसकी उपलब्धता के बारे में हमने बात करी कि किस किस ये फॉर्म में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण भी आपके पास में स्पष्ट होना चाहिए। अब जो इस एस ब्लॉक को आप हमें पढ़ेंगे वो हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आपके पास में हैं। उन 2 ग्रुपों को यदि हम कंपैरेटिवली स्टडी कर पाएँ तो इससे अच्छा तरीका इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरेटिकली वे में आप अलग अलग पढ़ो तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होंगी। तो अब इसको हमें जो पढ़ना है इनकी फिजिकल स्टेट से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इस तरीके से हमें इसको एक साथ पढ़ना है कि किस किस तरीके के ये होते हैं। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक की कंपैरेटिवली स्टडी में आए तो सबसे पहली हम बात करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट्स या भौतिक अवस्था कि भाई एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनकी भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक तरफ क्षार धातुओं की, यानी फर्स्ट ए के एलिमेंटों की, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्वों की, यानी सेकेंड ए के एलिमेंट की। यदि फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आमतौर पर जो क्षार धातु होते हैं वो कैसे होते हैं? नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। यानी धातु है तो एज ए आपके पास में ये आना चाहिए कि धातु तो ठोस होती है, लेकिन ठोस भी ऐसे होते हैं कि कुछ धातुएं तो बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं, कठोर होती हैं, और कुछ धातुएं हैं वो साबुन के समान बहुत ही सॉफ्ट टच वाली या कोमल स्पर्श वाली होती हैं। तो क्षार धातुएं जो होती हैं आमतौर पर वो नरम होती हैं, मुलायम होती हैं और धातु हैं, इसलिए इसमें किसका गुण पाया जाता है? तन्यता का, यानी इनको खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है इनका। साथ में इनमें और कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धन्य, यानी चोट पहुंचाने पर फैल जाने का गुण इनके अंदर पाया जाता है। तो ये इनके अंदर गुण होते हैं, नरम होते हैं, मुलायम होती हैं, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। और दूसरी इनकी मैं कलर की बात करूं तो ये कैसी होती हैं? चांदी के समान श्वेत रंग की होती हैं। इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग, और श्वेत भी कैसा? रजत के समान, सिल्वर के समान या चांदी के समान होता है। जबकि इनकी बात करें, क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, तो जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो इन क्षार धातुओं की तुलना में क्या होती हैं? कठोर होती है। तो इनके कंपैरिजन की यदि हम बात करें तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि ये धातुएं आपके क्षार धातुओं की अपेक्षा या क्षार धातुओं की तुलना में ये कैसी होती हैं? ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। जबकि रंग की बात करें तो ये कैसे रंग की होती हैं? ये धूसर श्वेत रंग की होती हैं। मतलब ये सफेद रंग तो इनका भी है, अब धूसर का मतलब क्या है? थोड़ा सा ग्रे करता सा, स्लेटी कलर का सा रंग इनका हो जाता है, जबकि ये एक्चुअली में चांदी के समान बिल्कुल सफेद रंग की होती है। ये धूसर श्वेत रंग की आपके पास में होती है। फिर इनमें बात करें कि क्षार धातु जो होते हैं, इन क्षार धातुओं का जो जनरली आपके पास में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है एक पूरे ग्रुप का, उसको हम ऐसे लिखते हैं NS1, नोबल गैस का कोर लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा NS1, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा NS2, यानी इनके अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर NS1 का मतलब है कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह की फॉर्म में होगा या नहीं होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको अपोजिट स्पिन के तौर पे हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कहलाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ ना, और जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, वो रंगीन होता है, और वो कैसा हो जाता है साथ में अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब जो क्षार धातुएं होती हैं वो परमाणुवीय अवस्था में, अब ध्यान रखना ये रंगीन और अनुचुंबकीय गुण हैं, वो कौन सी अवस्था में है, इनके परमाणुवीय अवस्था में है, यानी एटॉमिक स्टेट के अंदर ही है। परमाणुवीय अवस्था या एटॉमिक स्टेट में ये रंगीन या अनुचुंबकीय प्रकृति की क्यों है, क्योंकि इनमें सभी में क्या होगा संयोजी कोश में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन हम बात कर लें इनकी आयनिक अवस्था की। अब आयनिक अवस्था का मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो एक संयोजी धनायन का निर्माण कर लेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे तो आयनिक अवस्था में इनके संयोजी कोश का जो विन्यास है वो कैसा हो जाएगा, अक्रिय गैसों के समान हो जाएगा, और अक्रिय गैसों के समान हो गया तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, और आयनिक अवस्था में ये फिर कैसे बन जाएंगे, आयनिक अवस्था में ये प्रतिचुंबकीय और रंगहीन बन जाएंगे, क्योंकि आयनिक अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये एक संयोजी धनायन का निर्माण करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्षार धातु हैं वो केवल परमाणुवीय अवस्था में रंगीन होते हैं या अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उनमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जबकि आयनिक अवस्था में वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होंगे। तो ऐसे ही यदि यही चीज हम अप्लाई करें क्षारीय मृदा धातु तत्वों के ऊपर, तो इनमें क्या है, इनमें तो ऑलवेज परमाणुवीय स्टेट में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय तो नहीं हो सकता। तो कैसा होगा, एलवेलेज यदि हम यहाँ पर देखें केवल परमाणुवीय अवस्था ही नहीं आयनिक अवस्था में भी, क्योंकि ये आयनों भी कैसे बनाएंगे, द्विधनावेशित आयन बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बाद में ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे, अक्रिय गैस के समान हो जाएंगे। तो उसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और परमाणुवीय अवस्था में भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ना केवल परमाणुवीय अवस्था में बल्कि साथ साथ आयनिक अवस्था में भी ये कैसे हो जाते हैं, ये रंगहीन हो जाते हैं और प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। इसका मतलब ना तो ये अनुचुंबकीय है ना ये रंगीन गुण प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि धूसर श्वेत रंग का मतलब इस रंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो ये इसकी भौतिक अवस्थाओं की कंपैरिजन है। तो इसको हम अलग अलग पढ़े उससे बजाय कि इसको हम कंपैरेटिवली पढ़ा कि भाई ये गर्म मुलायम तन्य और आघातवर्धनीय थी, जबकि क्षारीय मृदा धातु इन तत्वों से कैसी होती हैं, ठोस और कठोर होती हैं। ये चांदी के समान सफेद रंग की हैं और ये कैसी हैं, ग्रे कलर की हैं या श्वेत रंग की है, धूसर यानी गंधला सा सफेद रंग है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, NS2 है। जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये परमाणुवीय अवस्था में रंगीन और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि आयनिक अवस्था में ये कैसे हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाते हैं। जबकि क्षारीय मृदा धातु हैं वो न केवल परमाणुवीय अवस्था में बल्कि आयनिक अवस्था में भी कैसे होते हैं, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट से हमारे पास में कंपैरिजन आती है। अब जो दूसरा
इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास में होता है सर, वो इम्पोर्टेंट टर्म जो हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी के रूप में पढ़ के आते हैं कि भाई परमाणुवीय त्रिज्याएं हैं, आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणता है, गलनांक और क्वथनांक है, उनमें किस तरीके का क्रम होता होगा। तो वो तो एग्जैक्टली आपने पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए पढ़ा है, अब पर्टिकुलरली इन ग्रुपों के लिए पढ़ें तो दूसरा जो हम गुण है उसकी बात करें, वो बात करें आप परमाणुवीय अवस्था, परमाणुवीय आकार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिखा। एक्सेप्शन है या नहीं एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के? फर्स्ट ए में हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का 1s1 ही होता है, जबकि हीलियम है वो सेकंड ए का है, तो सेकंड ए में हीलियम नहीं हो सकता उस तरीके से, हीलियम को इसीलिए अक्रिय गैसों में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर सीधा हम परमाणुवीय आकार की बात करें, एटॉमिक रेडियाई की बात करें, एटॉमिक रेडियस, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते अकेले आइसोलेटेड एटम के लिए, विलगित परमाणु के लिए, जबकि उसको हम फिर सहसंयोजक त्रिज्या के रूप में, आयनिक त्रिज्या के रूप में, धात्विक त्रिज्या के रूप में, वान डेर वाल त्रिज्या के रूप में पढ़ते हैं कॉमनली। अकेली परमाणुवीय त्रिज्या को हम आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन नहीं कर पाते। तो उन सभी चीजों को मिलाकर के हम बात कर रहे हैं कि परमाणुवीय आकार या एटॉमिक रेडियस या परमाणुवीय त्रिज्या भी बोल सकते हैं इसको, परमाणुवीय त्रिज्या में ही इनकी आयनिक त्रिज्या भी शामिल हो जाएगी, तो उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है सब। तो हमने ये पढ़ा कि जनरली हम बाएं से दाएं जाते हैं पीरियड के अंदर तो परमाणुवीय त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पर क्षार धातुओं की हम सबसे पहले बात करें कि क्षार धातुओं की जो परमाणुवीय त्रिज्या जो होती है वो अपने आवर्त में सबसे बड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बाई साइड में होंगे, दाहिनी साइड की तरफ जाओगे तो छोटी होती जाएगी। तो इनके लिए हम ये कह रहे हैं कि इनका परमाणुवीय आकार क्या होता है, अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। ये एक तो हमारे पास में फीचर आया, लेकिन इसमें भी तो अपवाद है भाई साहब, और वो अपवाद कौन सा है? अक्रिय गैसों का। अक्रिय गैसों को छोड़कर भी ये ध्यान में रखना कि क्षार धातुओं का जो आकार है वो अपने आवर्त में सबसे बड़ा तो है, लेकिन किसको छोड़कर के? अक्रिय गैसों। इसका मतलब एक आवर्त में अधिकतम बड़ा आकार किसका होगा? अक्रिय गैसों का। तो अक्रिय गैसों का आकार बड़ा होने का कारण क्या है? क्योंकि इनकी जो त्रिज्या का मापन है वो कैसे किया जाता है? वान डेर वाल त्रिज्या के रूप में इनका मापन किया जाता है। और आप ये जानते हो कि वान डेर वाल त्रिज्या सभी त्रिज्याओं में सबसे बड़ी होती है। तो अक्रिय गैस तो गैस है और गैसों के लिए वान डेर वाल त्रिज्या का यूज किया जाएगा। तो वान डेर वाल त्रिज्या आपके इन सहसंयोजक त्रिज्याओं से, परमाणुवीय त्रिज्याओं से काफी बड़ी आकार की होंगी। तो अक्रिय गैसों को छोड़ दें तो अपने आवर्त में सबसे बड़े आकार के तत्व ही कौन से हैं? क्षार धातु होते हैं। अब यदि हम ये बात करें कि यदि आप वर्ग में कहाँ जाएं तो टू बॉटम जाएं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाता है साहब? नंबर ऑफ सेल्स यानी नंबर्स ऑफ एनर्जी लेवल जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है। हिंदी में अपन इसे बोलते हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण क्या होगा? कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि नाभिक से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, और वही क्या होती है? परमाणुवीय त्रिज्या होती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ती है तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए में सबसे ऊपर वाला तत्व कौन है? लिथियम। लिथियम की परमाणुवीय त्रिज्या छोटी होगी किससे? सोडियम से, फिर पोटेशियम से, फिर रुबिडियम से, फिर सीजियम से, फिर फ्रांसियम से। इस तरीके की कंडीशन आएगी ना। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव तत्व है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो डीके हो जाएगा थोड़ी सी देर बाद में। तो परमाणुवीय त्रिज्या का जो क्रम होगा वो ये होगा
कि क्षार धातुओं में सबसे छोटा आकार है वो किसका होगा, लिथियम का, और सीजियम का आकार है वो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़े आकार का होगा। क्लियर ये चीज, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणुीय आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसी चीज को हम अप्लाई करें, वो किसके लिए करें साहब, क्षारीय मृदा धातु तत्वों के लिए भी करें। तो क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं वो क्षार धातुओं से किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो हमें ये भी पता है कि हम एक आवर्त में यदि L2R जाते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाता है साहब, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, तो नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिससे परमाणुीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो L2R जाने पर Z इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज है वो हमेशा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि क्षारीय मृदा धातु तत्वों का परमाणुीय आकार क्षार धातुओं की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो यही चीज हमारे पास में नोट डाउन करने की है कि इनका जो आकार होता है वो क्षार धातुओं की तुलना में कैसा हो जाता है, छोटा होता है। ये चीज तो ये है। अब वही बात यहाँ पर लागू करें कि वर्ग में यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या यदि आपके पास में बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एटॉमिक साइज आपके पास में बढ़ेगी। अब यही चीज यदि इनके लिए भी अप्लाई करें तो आपके पास में ये कंडीशन होगी कि बेरिलियम का आकार सबसे छोटा और बेरियम का आकार क्या होगा, सबसे बड़ा होता जाएगा। ये कंडीशन रहती जाएगी। लेकिन अब इन दोनों में यदि आकार का कॉमन क्रम यदि हमें डिसाइड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, एक कॉमन क्रम की हम बात करें तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और इन एलिमेंट्स को ऐसे लिख देता हूँ, ये कंडीशन। तो भाई बेरिलियम सबसे छोटा होगा कि नहीं, सबसे ऊपर, नीचे जाने पर तो बढ़ेगी। तो सबसे छोटे आकार का कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम से फिर लिथियम पर आओ, लिथियम से इस पर आओ, इससे इस पर आओ, इसके बाद में कैल्शियम, और कैल्शियम से लगातार फिर इसी ग्रुप में चलेंगे और फिर पोटेशियम पर आएंगे, और फिर इस तरीके का आकार आपके पास में हो। तो एक कॉमन क्रम है कि एस ब्लॉक के तत्वों में सबसे छोटा बेरिलियम और सबसे बड़ा कौन होगा, सीजियम। क्लियर। तो ये यहाँ से एक आपके पास में कंटेंट निकल के आया कि सबसे छोटे आकार का एस ब्लॉक तत्व है वो बेरिलियम है, और सबसे बड़े आकार का एस ब्लॉक तत्व है वो कौन सा होता है, सीजियम। ये डेविएशन यहाँ पर क्यों आया भाई, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम है वहां पर फिर डी कक्षक है वो आना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम के बाद से। तो फिर जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण से इनका आकार छोटा हो जाता है और इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये परमाणुीय आकार में आपके पास में कंडीशन रहेगी।